हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन राजपूत और दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु ये हमारा चैप्टर चल रहा था। दोस्तों हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने धातुओं की होने वाली रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया नंबर 3 और 4 इसे देखा था। अभिक्रिया नंबर 3 के अंदर दोस्तों क्या था कि हमने धातुओं की प्रक्रिया तनु अम्ल के साथ देखा और चौथा भाग था कि धातुओं की विस्थापन प्रक्रिया। क्लियर। अब उन दोनों टॉपिक को हम खत्म करने के बाद हमने एक चीज और पढ़ी थी, वो थी सक्रियता श्रेणी। उसे याद किस तरीके से किया जाता है, शॉर्टकट ट्रिक। क्लियर। अब एक चीज उसमें और पूछी जाती है एज अ एमसीक्यू, जिसके बारे में मैं अभी एक फटाफट जल्दी से बता देता हूं कि वो एमसीक्यू क्या पूछा जाता है। दोस्तों एक नाम है एक्वारीजिया। क्या है दोस्तों? एक्वारीजिया। ये क्या होता है दोस्तों? ये एक नाम है, ये पूछा जाता है अधिकतर शॉर्ट क्वेश्चन में। एक्वारीजिया अर्थात क्या होता है? एक्वारीजिया यानी कि दोस्तों 3 भाग सांद्र HCl प्लस 1 भाग सांद्र HNO3। क्लियर। इन दोनों का जो मिश्रण है दोस्तों वो कहलाता है एक्वारीजिया। क्या कहलाता है? एक्वारीजिया। अगर हमसे पूछा जाए एक्वारीजिया अर्थात क्या, तो क्या कहोगे कि 3 भाग सांद्र HCl प्लस, यानी कि 3 भाग सांद्र HCl, सांद्र यानी कैसा? अधिक कंसंट्रेटिक, यानी कि जिसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो, प्लस 1 भाग सांद्र HNO3, दोनों के दोनों एसिड, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। क्लियर। इन दोनों का सांद्र भाग का विलयन, जो सांद्र भाग का मिश्रण है वो कहलाता है एक्वारीजिया। 3 भाग और 1 भाग, ये याद रखना है कि HCl का कितने भाग होना चाहिए? 3 गुना, और एक किसका होना चाहिए? 1 भाग किसका होना चाहिए? HNO3 का। इन दोनों का मिश्रण कहलाता है एक्वारीजिया, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता था, इसलिए मैंने ये बता दिया है दोस्तों। अब आगे की तरफ हम लोग बात करें आज के हमारे वेरी न्यू टॉपिक के बारे में, तो हमारा जो नया टॉपिक है वो है दोस्तों, हमारे नए टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में और आने वाले चैप्टर के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो टॉपिक का नाम है दोस्तों आयनिक बंध। कौन सा? आयनिक बंध। अब दोस्तों ये आयनिक बंध क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये आयनिक बंध का दूसरा नाम क्या है वो हम लोग ध्यान से देख ले। इसे विद्युत संयोजक, कौन सा? विद्युत संयोजक बंध भी कहा जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें ये आयनिक बंध क्या होता है, और आयनिक बंध का ही दूसरा नाम क्या है? विद्युत संयोजक। क्लियर। तो ये क्या होता है, तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा कर रहे। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये जो बंध लिखा है ये बंध क्या होता है। दोस्तों हमने धातुएं अधातुएं सब कुछ पढ़ा है। इसके अंदर जब कोई भी दो तत्व आपस में जुड़ जाते हैं अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, आकर्षण बल के कारण जुड़ते हैं आपस में परस्पर, तो वहां पर वो क्या, जो आपस में जुड़े हुए हैं वो क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। क्या कहलाता है? बंध। यानी आपस में जुड़ना, जो जुड़े हुए हैं वो कहलाता है बंध। क्लियर। अब आगे की तरफ बात करते हैं हम लोग आयनिक बंध क्या होता है। तो आयनिक बंध की मैं परिभाषा की बात करूं, यहाँ पे डिफाइन की, तो दोस्तों वो क्या है कि ऐसे रासायनिक बंध जो दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से अथवा तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बना हो, ऐसा बंध कहलाता है आयनिक बंध। क्लियर। कैसा दोस्तों? वे रासायनिक बंध, कौन से? रासायनिक बंध, ऐसे रासायनिक बंध जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन, ई नेगेटिव, ये किसका सिंबल है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? आयनिक बंध कहते हैं। ऐसे बंध को क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। तो ये हो गई हमारी परिभाषा। सिंपल सी परिभाषा है कि ऐसे रासायनिक बंध जो दो परमाणु, दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने हो। स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना, अथवा तो साझेदारी भी कह सकते हैं कि आपस में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है वो बंध कहलाता है आयनिक बंध। क्या कहलाता है? आयनिक बंध। तो अब ये बंध क्या होता है ये समझ में आ गया, आयनिक क्या होता है वो भी समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन की भाई स्थानांतरण होगा एक तत्व से दूसरे तत्व में, तो बनने वाला बंध कहलाएगा आयनिक बंध। यहां पर लिखा हुआ है रासायनिक बंध।
ऐसे रासायनिक बंध, रासायनिक बंध यानी क्या होता है दोस्तों, दो आयन, दो तत्व जो आपस में किसी न किसी आकर्षण के कारण जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे बंध कहलाते हैं रासायनिक बंध। क्या कहलाते हैं? रासायनिक बंध। क्लियर? तो रासायनिक बंध, अब इसकी परिभाषा क्या है, क्या लिखेंगे कि ऐसे रासायनिक बंध जो परमाणु, परमाणु अर्थात यहां पर क्या है, धातु भी हो सकता है, अधातु भी हो सकता है, कोई भी तत्व, क्लियर, उसके बीच में अगर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के कारण कोई भी बंध बन रहा है तो वो बंध क्या कहलाएगा दोस्तों? आयनिक बंध। कौन सा बंध? आयनिक बंध। क्लियर? तो ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग समझें उससे पहले यहां पर देखिए दो तीन शब्द आए हैं, इलेक्ट्रॉन, फिर ये बंध क्या होता है ये हमने क्लियर कर लिया, परंतु इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कोई भी तत्व आपस में कैसे जुड़ेगा, तो ये सब सीखने के लिए हम लोग को सबसे पहले मोस्ट आईएमपी जो चीज है वो है संयोजकता। क्लियर? किसी भी तत्व की संयोजकता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उसे विस्तार से समझते हैं। फ्रेंड्स, हमने 20 तत्वों के नाम सीखे थे, क्लियर, हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक। अब उन 20 तत्वों के अंदर मैं बात करूं तो 3 तत्व ऐसे थे जो संपूर्ण रूप से निष्क्रिय हैं, जैसे कि हीलियम, इसका नाम क्या था दोस्तों? हीलियम। फिर आगे की तरफ बात करें तो नियोन, क्लियर, और 18वें नंबर पर आता है आर्गन। दोस्तों ये तीन तत्व कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। सबके सब कैसे हैं दोस्तों? निष्क्रिय हैं। कैसे हैं? निष्क्रिय का ही दूसरा नाम क्या है? उत्कृष्ट, अथवा तो एक और नाम है इसका, वो क्या है दोस्तों? उदासीन, जिससे हम सभी परिचित हैं। क्लियर? अब ये तीनों नाम इसके ले सकते हैं, चाहे निष्क्रिय गैस का हो, चाहे उत्कृष्ट गैस का हो, चाहे उदासीन गैस का हो, तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है। क्लियर? अब हमारे 20 तत्व जो हमने सीखे हैं, उन 20 तत्वों में बात की जाए तो ये 3 तत्व ऐसे हैं जो निष्क्रिय हैं, निष्क्रिय अथवा तो उदासीन। अर्थात क्या? ये 3 तत्व ना ही किसी और तत्व के साथ जुड़ते हैं, ना ही किसी प्रकार का कोई आबंध बनाते हैं। कैसे? क्योंकि दोस्तों इनकी जो बाह्यतम कक्षा है, संयोजकता कक्षा जो होती है, वो संपूर्ण रूप से भरी हुई होती है, यानी इनकी कक्षा में जितने महत्तम इलेक्ट्रॉन आने चाहिए इनके कोष में, उतने संपूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। इसलिए तीनों के तीनों गैसें कैसे कहलाती हैं? निष्क्रिय। जो निष्क्रिय गैसें होती हैं, ना तो वो इलेक्ट्रॉन का दान करती हैं किसी को, ना ही किसी भी तत्व से इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करती हैं, इसलिए वो कहलाती हैं निष्क्रिय अथवा तो उदासीन। क्लियर? अब मैं बात करूं, ये तीनों गैसें हैं, इनका परमाणु क्रमांक में बात करूं तो हीलियम का परमाणु क्रमांक क्या है दोस्तों? 2, नियोन 10 और आर्गन 18। ये इनके क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो अभी मैंने कहा कि इन गैसों में, इन तत्वों में इनकी जो बाह्यतम कक्षा है इलेक्ट्रॉन से संपूर्ण रूप से भरी हुई होती है। तो बात करें सबसे पहले हम कक्षा की, तो सामान्य रूप से कक्षा, इसे हम लोग कोष भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोष। तो कोष की बात करें तो यहां पर दोस्तों सामान्य रूप से हमें 20 तत्वों के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 कोष को पढ़ने की आवश्यकता है, के, एल और एम। के क्या है दोस्तों? के है प्राथमिक कोष। कौन सा? प्राथमिक कक्षा कह सकते हो, प्राथमिक कोष कह सकते हो। ये है द्वितीय कक्षा और ये है तृतीय। क्लियर? ठीक है? तो यहां पर 3 प्रकार की कक्षाएं पाई जाती हैं किसी भी तत्व के लिए। ठीक है? 3 प्रकार के कोष होते हैं, के, एल और एम। के यानी जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक यानी पहली कक्षा, ठीक है, एल यानी कि दूसरी कक्षा और एम यानी कि तीसरी कक्षा। तो 20 तत्वों के अंदर ये जो कक्षाएं हैं इनका क्या रोल है? तो दोस्तों के यानी क्या होता है कि ये पहली निष्क्रिय गैस, यानी कि कितने हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 2 है। क्लियर? कितने हैं? 2 है। तो जो के कक्षा है, पहली जो कक्षा होती है, उसमें महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो यहां से देखिए दोस्तों कितने आ सकते हैं? 2। कितने आ सकते हैं? 2। यानी कि पहली कक्षा में महत्तम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे नहीं। कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? पहली कक्षा अथवा तो पहले कोष में। एल जो कि द्वितीय है, द्वितीय में कितने आएंगे? तो दोस्तों दूसरी निष्क्रिय गैस कहां पर है? उसका परमाणु क्रमांक क्या है? 10। तो 2 से मैं 10 की तरफ आऊंगा तो कितना फर्क हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन का। 2 से 8, 2 + 8 10 यानी कि 10। तो यहां पर
दूसरी कक्षा में यानी कि L में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? 8, क्योंकि 2 और 8 10। जैसे 10 पे पहुंचेंगे तो हमें एक और निष्क्रिय गैस प्राप्त हो जाएगी। क्लियर? आगे की तरफ बढ़े। M कोष में कितने महत्तम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो दोस्तों 10 से 18 की तरफ बढ़ो, कितने का फर्क आया? 8 का फर्क आया, तो इसमें भी 8। तो दोस्तों 3 कक्षा, पहली, दूसरी और तीसरी, तीनों कक्षाओं में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो क्लियर हुआ। के, पहली कक्षा को क्या, पहले कोष को क्या लिखा जाता है? के में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। क्लियर? अब ये महत्तम इलेक्ट्रॉन क्या बताता है? महत्तम इलेक्ट्रॉन ये दर्शाता है कि कोई भी तत्व निष्क्रिय बनने के लिए कितना तत्पर होता है। यानी कि किसी भी तत्व को अगर स्टेबल होना है, स्थिर होना है, तो उसे उदासीन बनना पड़ेगा। वो निष्क्रिय की तरह बनने की कोशिश करेगा। किसकी तरह बनने की कोशिश करेगा? निष्क्रिय गैसों की तरह अथवा तो निष्क्रिय तत्वों की तरह। क्लियर? महत्तम इलेक्ट्रॉन कितने पहले में? 2 हैं। तो देखिए पहली निष्क्रिय गैस हमें मिल गई। 2 नंबर पर कौन सी निष्क्रिय गैस आती है? हीलियम। फिर दूसरे में 8, तो 2 और 8 10। तो 10 नंबर पे हमें एक और निष्क्रिय गैस मिलेगी जो कि स्थिर है, स्टेबल है, किसी के साथ कोई भी प्रकार का बंध बनाती नहीं। तो देखो 10 नंबर पे कौन सी गैस आ गई? नियोन, जो कि कैसी है? निष्क्रिय है। तीसरे में 8 आ सकते हैं, तीनों को जोड़ो, कितना हो गया? 18 हो गया। तो 18 नंबर पे एक और निष्क्रिय गैस आ गई। अर्थात क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी जो तत्व है, ठीक है, वो इनकी तरह बनने की कोशिश करेगा। क्या बनने की कोशिश करेगा? निष्क्रिय। क्यों? क्योंकि ये जो निष्क्रिय बनता है वो कैसे होते हैं? स्टेबल। स्टेबल अर्थात कि क्लियर? समझ में आया? तो कोई भी तत्व स्थिर होना चाहता है। क्या ऐसा होना चाहता है दोस्तों? स्थिर होने की तरफ आगे बढ़ता है। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है? इनकी तरह बनने के लिए अपने अष्टक को कंप्लीट करना पड़ता है। अष्टक यानी क्या? इसी को हम लोग अष्टक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अष्टक। क्या कहते हैं? अष्टक। क्लियर? अष्टक के बारे में हम लोग और चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए अष्टक क्या होता है। अष्टक यानी यही है कि पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। अगर कोई तत्व है उसकी बाह्यतम कक्षा, बाह्यतम कक्षा यानी ये जो लास्ट वाली लिखते हैं हम लोग, उसे बाह्यतम कक्षा कहते हैं। चाहे वो इधर तक की बात करें, अगर इन दोनों में बात करें 2 और 8 में, तो बाह्यतम कक्षा कौन सी हुई? ये बाहर वाली जो अंत में लिखी जाती है। क्लियर? तो किसी भी तत्व की अगर अष्टक रचना कंप्लीट है, अष्टक रचना कंप्लीट यानी कि ये किसकी तरह, ये कक्षाएं कैसी होनी चाहिए? संपूर्ण रूप से भरी हुई होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8। अगर ऐसा है तो वो अष्टक का नियम फॉलो कर रहा है, यानी अष्टक रचना उसकी संपूर्ण रूप से भरी हुई है। अर्थात कि वो क्या बन सकता है? स्थिर बन सकता है। अर्थात कि वो किसकी तरह बन चुका है? निष्क्रिय की तरह बन चुका है। क्लियर? तो कोई भी तत्व क्या बनना चाहेगा? सबसे पहले निष्क्रिय बनना चाहेगा, क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्थिरता बढ़ती है। तो अब हमने ये बात कर ली। क्लियर? ये अष्टक भी कहलाता है। साथ ही साथ में ये पूरी रचना क्या कहलाती है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में इलेक्ट्रॉन यानी 8। तो इसे हम लोग एक और चीज कहते हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अथवा तो इलेक्ट्रॉनिक संरचना भी कहलाता है। किसी भी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। ये हमें चीज समझ में आ गई। 20 तत्वों के लिए मैक्सिमम हमें कितने 3 कक्षाओं की बात करनी है। वहां तक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक संरचना को देखना है। क्लियर? समझ में आया दोस्तों? अब ये हो गया बेसिक। ठीक है, अब किसी भी तत्व की परमाणु क्रमांक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन का दान करना और स्वीकार करना क्या होता है, इसे समझाता हूं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम लोग क्या लिख रहे हैं? परमाणु क्रमांक। क्या लिख रहे हैं? परमाणु क्रमांक। यहां पर हम हमारे तत्व का नाम लिखेंगे और यहां पर उसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना अथवा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है वो लिखेंगे। क्लियर? स्टार्टिंग में मैं सबसे पहले ऊपर इधर ही इंडिकेट कर देता हूं कि के, एल और एम ये तीनों कक्षाओं में महत्तम कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर? प्राथमिक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। चलो, परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। क्लियर? 10 तत्वों के बारे में एक ही बार में देखते हैं। कैसे? नाम तो मैं यहाँ पर सिंबल लिख रहा हूँ नाम की जगह पर। पहले तत्व का नाम क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन। कितना है? क्या नाम है? हाइड्रोजन। दूसरे का नाम हीलियम, तीसरे का लिथियम, फिर बेरिलियम, पांचवे का बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। क्लियर?
ये 10 तत्व हैं हमारे पास दोस्तों। अब हमें इनका क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो दोस्तों परमाणु क्रमांक कितना है, 1। क्लियर। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए, जितना परमाणु क्रमांक उतने इलेक्ट्रॉन, 1। तो दोस्तों पहली कक्षा की बात करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। अब इसके पास हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, यहां पर देखिए 1। कितने हैं, 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे होगी, 1, खत्म। क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहीं पर कंप्लीट हो गया। हीलियम, हीलियम के बाह्यतम कक्षा में परमाणु क्रमांक क्या है, 2। तो बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं पहले में, तो हमने लिख दिया 2। ये भी हो गया कंप्लीट, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना यहीं पर खत्म हो गई। अब बात करते हैं लिथियम की। लिथियम का परमाणु क्रमांक क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोस्तों पहली कक्षा में कितने आ सकते हैं, 2। हमारे पास कितने हैं, 3। तो क्या करेंगे, पहली कक्षा को संपूर्ण रूप से भर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन। 3 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 ही आ सकते हैं। इसके पास भले 3 है लेकिन हम लोग पहली कक्षा में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहां लिखेंगे, तो कक्षा नंबर किस में प्रवेश करेंगे, 2 में। 2 में 8 आ सकता है, बट हमें तो 1 ही लिखना है। देखिए दूसरी कक्षा, 2 कक्षाओं का यूज किया हमने, पहले में 2 ही लिखेंगे और दूसरे में 1। 2 और 1 कितने हो गए, 3। तो देखिए 2 और 1 3। समझ में आया दोस्तों। अब बेरिलियम की बात करें, 4 इलेक्ट्रॉन है तो पहले में तो 2 ही लिख सकते हैं, दूसरे में कितना भर देंगे, 2। 2 और 2 4। इसी तरह से लिखते जाएंगे। लेकिन दूसरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने, 8। 9वां इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा नहीं, क्योंकि वो फिर किस में जाएगा, तीसरी कक्षा में चले जाएगा। क्लियर। इसी तरह से बेरिलियम की बात करें तो बोरोन की 2 और 3। कार्बन की बात करें तो 2 और 4। नाइट्रोजन की बात करें तो 2 और 5। ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 6। फ्लोरीन की बात करें 2 और 7। और नियोन की बात करें तो 2 और 8। क्लियर। ये पूरी के पूरे इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो चुकी है। कहां तक, नियोन। तो दोस्तों देखो पहली कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो ऐसा तत्व ढूंढो जिसमें पहली कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूप से भरा हो। तो ये देखिए, इसलिए ये क्या है, निष्क्रिय है। तो निष्क्रिय पर क्या लगा देते हैं, स्टार। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो 2 भरे हुए हैं, लेकिन दोस्तों उनके आगे की तरफ भी तो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, आगे वाली कक्षा में, क्या वो संपूर्ण रूप से भरे हैं, नहीं भरे हैं, इसलिए वो निष्क्रिय कहलाते नहीं है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दूसरी कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्लियर। तो देखिए सबसे लास्ट में नियोन, 2 और 8, यहां पर ये भी संपूर्ण रूप से दोनों कक्षाएं भरी हुई हैं, इसलिए नियोन क्या हो गया, निष्क्रिय हो गया। क्या हो गया, निष्क्रिय। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ये चीज क्लियर हुई। तत्वों के लिए किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखी जाती है, ये चीज क्लियर हो गई। क्लियर। तो ये हमारे 10 तत्वों के नाम, जिसके अंदर हमने 2 निष्क्रिय गैसों को देखा। अब आगे के 10 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से हमने ये किया हुआ है उसी तरह से आगे के 10 तत्वों के लिए भी करना है हमें। तो देखिए परमाणु क्रमांक 11 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20, ये 20 तत्व हो गए। क्लियर। 11वें नंबर पर कौन आता है दोस्तों, सोडियम। 12वें पर मैग्नीशियम। 13वें पे एल्यूमिनियम। 14वें पे सिलिकॉन। 15वें पे फॉस्फोरस। 16वें पे सल्फर। 17वें पे क्लोरीन। 18वें पे आर्गन। 19वें पे पोटेशियम और 20वें पे कैल्शियम। ये 20 तत्व हो गए। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो सोडियम का पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11। तो कैसे फिलअप करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखेंगे, पहली कक्षा में 2 ही लिख सकते हैं, दूसरे में 8 ही लिख सकते हैं। 8 के 8 भर गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब परमाणु क्रमांक कितना है इसका, 11। एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो क्या मैं इसे 9 कर दूं, नहीं, क्योंकि दूसरे में तो 8 ही आ सकता है। तो अब हम प्रवेश किस में कराएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो हमारा बाकी है तीसरी कक्षा में। 2, 8 और 1। समझ में आया अब दोस्तों। अब मैग्नीशियम 12 है, तो क्या लिखेंगे इसके लिए, 2, 8 और 2। तो 2, 8, 10 और 2 12 हो गया। इसी तरह से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 2, 8, 3 किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। सिलिकॉन के लिए क्या कर देंगे, 2, 8, 4। फास्फोरस के लिए 2, 8, 5। सल्फर के लिए 2, 8, 6। क्लोरीन के लिए 2, 8, 7। क्लियर। आर्गन की बात करते हैं तो देखिए ध्यान से, 2, 8, 8। अब यहां पर देखिए तीसरी कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। कितने, 8। और यहां पर 8 के 8 भर गए कि नहीं,
ये पूरी की पूरी अष्टक रचना कंप्लीट है। पहली कक्षा भी संपूर्ण रूप से भरी हुई इलेक्ट्रॉन से, दूसरी भी और तीसरी भी। इसलिए आर्गन कैसा है? निष्क्रिय। इस पे लगा दिया हमने स्टार। आर्गन कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। समझ में आया? जिसकी अष्टक रचना कंप्लीट हो वो कहलाता है निष्क्रिय। अब आगे की तरफ के यानी कि पोटेशियम, Ca यानी कि कैल्शियम। अब तीसरी कक्षा भी संपूर्ण रूप से भर गई है। अब इनके पास 19, हमारे पास 2 8 8 यानी 18 हो गए। 3 कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये चौथी और यानी कि चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन इनका प्रवेश करेगा। तो चौथी कक्षा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? n में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैक्सिमम 18। कितने आ सकते हैं? 18। तो जोड़ दो दोस्तों, 2 8 10 और 8 18 और 18 36, यानी कि 36वें नंबर पर एक और निष्क्रिय गैस आएगी जिसका नाम है क्रेप्टॉन। क्या नाम है दोस्तों? क्रेप्टॉन, जिसे हम लोग Kr भी लिखते हैं। वो भी निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? स्टार लगा दिया, निष्क्रिय। क्लियर? उसके बारे में अभी हमने इतना पढ़ना नहीं है, हमें 20 तत्वों तक ही रहना है। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक संरचना कैसे लिखे जाएगी लास्ट वाले दोनों की, वो मैं लिख के बता देता हूं। पोटेशियम के अंदर 2 8 8 और 1। तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया हमने? 1। 19 हो गए जोड़ने पर। कैल्शियम के लिए 2 8 8 और 2। तो ये देखिए, तो ये कैल्शियम तक चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराया हमने। चौथी कक्षा यानी कौन सी? n। ठीक है, जहां तक कि हमारे इस सिलेबस में अधिकतर आने वाला नहीं है, हमें 18 तक ही मोस्ट ऑफ ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। तो ये चीज समझ में आ गई। जिसकी अष्टक रचना कंप्लीट हो, संपूर्ण रूप से भरी हुई हो। अष्टक रचना यानी क्या? जो कक्षाएं हैं उनमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, वो पूरे के पूरे हों, तो अष्टक रचना कंप्लीट है, ऐसा हम कह सकते हैं, अथवा तो ऐसा कहा जाता है। और अगर अष्टक रचना कंप्लीट है, सारी की सारी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन संपूर्ण रूप से भरे हुए हैं, तो क्या कहलाएंगे? निष्क्रिय। तो 3 निष्क्रिय गैसें हमने पढ़ी हैं 20 तत्वों के अंदर। क्लियर? जो कि दूसरे नंबर पर है हीलियम, 10वें नंबर पर है नियोन और 18वें नंबर पर है आर्गन। उदासीन है, निष्क्रिय है, अर्थात कि ना इलेक्ट्रॉन किसी को देंगी ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेंगी। अब ये इलेक्ट्रॉन दान करना क्या है और इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना क्या है? तो अब मैंने बताया था कि कोई भी जो तत्व है इन तीनों को छोड़ के जो कि निष्क्रिय हैं, बाकी सभी क्या करना चाहते हैं? इनकी तरह स्टेबल, स्थिर होना चाहते हैं, इनकी तरह बनना चाहते हैं। तो हर तत्व के पास बाह्यतम कक्षा में रहे इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा यानी कि जैसे मैं सोडियम की बात करूं तो ये अंतिम में रहा हुआ इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम की बात करूं बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? तो अब दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 11 है, बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर? अब इससे क्या बनना है? निष्क्रिय बनना है। सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं? सोडियम की बात कर रहा हूं। क्लियर? 11वें नंबर के तत्व की बात कर रहा हूं जिसके पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर मुझे सोडियम को स्थिर बनाना, स्टेबल बनाना है, तो क्या करना क्या पड़ेगा? उसे निष्क्रिय गैस की तरह बनाना पड़ेगा। क्लियर? तो अब यहां पर सोडियम के आसपास में निष्क्रिय गैस कितनी है? 2 है। ठीक है, एक तो है 10वें नंबर पर जो आती है नियोन, और एक 18वें नंबर पर जो आ रही है आर्गन। क्लियर? 2 निष्क्रिय गैसें हैं इसके आसपास में। तो अब सोडियम के लिए क्या आसान है? अगर वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन खो देगा, दूर कर देगा, तो इसके पास इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या बचेगी? सिर्फ 2 और 8 यानी कि 10। क्लियर? तो नियोन की तरह बन गया वो, तो कैसा हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। दूसरा चॉइस क्या है इसके पास? कि वो किसी और तत्व से, अगर उसे आर्गन की तरह बनना है, तो इसके पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर कितने हैं? 8, यानी 7 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं। अगर उसे आर्गन की तरह बनना है तो किसी और तत्व से 7 इलेक्ट्रॉन, कितने? 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना पड़ेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा 7 इलेक्ट्रॉन। तो 1 से कितना हो जाएगा? 1 + 7 यानी 8 हो जाएगा, तो आर्गन बन जाएगा। तो अब सोडियम के लिए आसान क्या है वो सोचना है, 1 इलेक्ट्रॉन को खोना, दूर करना, या 7 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो ऑब्वियस सी बात है 1 इलेक्ट्रॉन को दूर कर दो, इजी वही है। तो इसलिए वो 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। क्या कर देगा? दान। अब आया समझ में दान करना क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, दान करेगा। ठीक है, तो ये हुआ दान करना। और अगर वो प्राप्त करता है तो ग्रहण करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई भी तत्व अगर इलेक्ट्रॉन दान करता है तो क्या बनता है और ग्रहण करता है तो क्या बनता है। अब बात करें हम लोग, कोई भी जो तत्व है अगर इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का दान, तो वो बनेगा दोस्तों धन आयन। कौन सा? धन आयन बन जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का दान किया जा रहा है, वो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है, तो वो कैसा कहलाएगा? धन आयन, यानी पॉजिटिव लग जाएगा, उसके ऊपर प्लस की साइन लग जाएगी धन आयन की। क्लियर? अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, ग्रहण यानी कि एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, तो उस पे निशानी कौन सी लग जाएगी?
ऋण आयन की, कौन सी दोस्तों, ऋण आयन की निशानी लग जाएगी। आया समझ में, कौन सी निशानी, ऋण आयन यानी कि नेगेटिव, माइनस की निशानी उसके ऊपर उसके सिंबल पे लग जाएगी। तो ये चीज क्लियर हो गई, इलेक्ट्रॉन का दान करना क्या होता है और ग्रहण स्वीकार करना क्या होता है, और अगर दान करेंगे तो उस तत्व के ऊपर कौन सी निशानी आएगी, वो कैसा बनेगा, और ग्रहण करेंगे तो कौन सी निशानी आएगी, वो कैसा बनेगा। क्लियर, दान करने पे धन आयन प्लस और एक्सेप्ट करने पे ऋण आयन यानी कि माइनस। क्लियर, तो ये चीज आ गई समझ में दोस्तों। कक्षाएं क्या होती हैं, कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अष्टक क्या होता है, बाहरी कक्षा, बाह्यतम कक्षा यानी कि अंतिम कक्षा में भरा हुआ इलेक्ट्रॉन। क्लियर, वो कहलाता है बाह्यतम कक्षा। तो ये चीज अब हमको आ चुकी है, तो अब ये चीज हमें समझ में आ गई है। क्लियर, कोई भी तत्व कैसा बनना चाहेगा, निष्क्रिय। तो ये सारी चीजें अब क्लियर हो गई हैं। तो अब हम हमारे टॉपिक पे बैक वापस आते हैं, आयनिक बंध। उसके एग्जाम्पल को समझने के लिए हमें ये सब समझना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि हम ये इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो हम उसके एग्जाम्पल को समझ नहीं सकते थे, समझ ही नहीं आता, इसलिए ये सब समझाया गया है। क्लियर, तो ये सब बहुत ही इजी था, अब समझ में आ चुका है। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं, अब एकदम इजीली समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर हमारे टॉपिक की, जो कि है आयनिक बंध। ठीक है, अब आयनिक बंध की हम लोग बात करें तो क्या था, परिभाषा भी हमने थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी। ऐसे रासायनिक बंध जो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बनते हों तो वो बंध क्या कहलाते हैं, आयनिक बंध। और ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, आयनिक यौगिक। क्लियर, और ये जो बंध है किसके किसके बीच में बनता है, धातु एवं अधातु। तो धातु और अधातु के बीच में कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध बनता है। ठीक है, और बनने वाले यौगिक क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक। क्लियर, तो धातु और अधातु के बीच में बनता है। अब हम लोग बात करें धातु कौन कौन सी है, अधातु कौन कौन सी है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में इससे डिस्कस किया हुआ है, जब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुणधर्म पढ़ रहे थे तभी। क्लियर, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करें कि कोई किस तरह से इसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, बंध की सहायता से इलेक्ट्रॉन क्या होता है उसका भी यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक तत्व है Na, Na यानी क्या है दोस्तों, सोडियम है। इसका नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे की तरफ, Na का नाम है सोडियम। क्या नाम है दोस्तों, सोडियम। परमाणु क्रमांक 11। क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 1। पहले में 2 आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं, तो 2 और 8 10 हो गए। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो तीसरी कक्षा में। क्लियर, 2 8 और 1, ये हो गया सोडियम की बात हो गई। एक तत्व है मेरे पास सोडियम। सोडियम कैसा है, सोडियम क्या है, ये धातु है। क्या है, धातु। क्लियर, अब मेरे पास एक और तत्व है Cl। Cl का नाम क्या था दोस्तों, क्लोरीन। क्या नाम है, क्लोरीन। क्लियर, क्लोरीन क्या है, आधातु है। परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ठीक है, 2 8 10 और 7 17। क्लियर, अब हम लोग क्या करना है, ये हमारे पास दो तत्व है, परिभाषा क्या थी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बंध बनाना है। यानी हमें इन दोनों को जोड़ के एक यौगिक तैयार करना है, आयनिक यौगिक तैयार करना है। तो यौगिक कैसे बनेगा, तो पहली चीज, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे कब, जब इनके आयन क्या होंगे, समान होंगे। आयन की संख्या कैसी होगी, समान होगी। और दूसरी चीज कि जब ये स्थायी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पर सोडियम का बाह्यतम कक्षा में, कौन सी कक्षा, बाह्यतम यानी बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन की बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर दोनों को स्थायी करना है, स्टेबल करना है, तो क्या करना पड़ेगा, सोडियम के पास बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसे स्थायी बनना है तो उसके आसपास यानी कि 11 नंबर के आसपास में कितनी निष्क्रिय गैस है, 2 है। एक है नियोन जो कि 10 नंबर पे आती है, और एक है आर्गन जो कि 18 नंबर पे आती है। तो आसान क्या रहेगा, अभी हमने डिस्कस किया था कि 1 इलेक्ट्रॉन को दूर करना। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, दान कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा, धन आयन, और स्थायी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्थायी। अर्थात कि देखिए होगा क्या कि मान लो मेरे पास यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2 8 1 है। क्या है, 2 8 1। प्रक्रिया करने पर हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, इसकी बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसे दूर कर रहे हैं। तो दूर करेंगे
यानी कि देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या कर दिया, दूर कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दूर, दान हो चुका है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का कोई भी तत्व दान करता है, अपने से दूर करता है, तो निशानी कौन सी आती है, धन आयन, अभी समझाया था। तो ये Na अब क्या बन चुका है, इसके ऊपर कौन सी निशानी लगा देंगे, प्लस, कौन सी निशानी, प्लस, सोडियम धन आयन बन चुका है, +1। अब एक इलेक्ट्रॉन तो दूर हो गया ना, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या बनी, 2 और 8, क्या हो गई, 2 और 8, 2 और 8 10, नियोन की तरह, यानी अब ये स्थायी बन चुका है। कैसा हो चुका है, स्थायी। समझ में आया दोस्तों। Na से Na+ किस तरह से बना, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दिया, तो 2 8 1 से उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना हो गई 2 8। क्लियर। इसकी बात करते हैं क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन क्या है, 2 8 7। अगर क्लोरीन के पास ये कौन सी है आसपास में, एक है नियोन और एक है आर्गन। अगर एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करेगा तो 7 से 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 8 कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर। और दूसरा ऑप्शन क्या है इसके पास, कि 7 के 7 इलेक्ट्रॉन का दान करना। तो आसान क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या 7 को दान करना, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो इसलिए क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए उसके साथ मैंने जोड़ दिया है। क्लियर, ग्रहण कर रहा है, उसके अंदर समा रहा है। अब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया तो क्या बनेगा, यहां पर Cl बन चुका है। लेकिन अगर कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो निशानी कौन सी, ऋण आयन यानी कि माइनस की। तो Cl के ऊपर निशानी कौन सी लगा देंगे, ऋण आवेश की यानी माइनस की। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या हो गया है, यहां पर 2 8 8, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया ना उसने, तो 2 8 8 बन चुका है। क्लियर। तो ये भी कैसा बन गया, आर्गन की तरह, यानी स्टेबल, स्थिर। समझ में आया दोस्तों। तो अब हमारे पास दो तत्व है, एक है Na+ और दूसरा है Cl-। तो स्टेप नंबर 3 में क्या करेंगे भाई, अब क्या होगा, ये Na+ आया और ये Cl- के साथ जुड़ गया। तो देखिए यहां पर इसके आवेश, एक प्लस और एक माइनस, दोनों समान है कि नहीं है। एक प्लस आयन, एक धन आयन और एक ऋण आयन, दोनों आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया, NaCl। क्या बन गया, NaCl। एक यौगिक हमारा यहां पर तैयार हो चुका है और इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इसलिए पीछे लगाते हैं आइड, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, सोडियम क्लोराइड। तो एक आयनिक यौगिक तैयार है NaCl, जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्यों जुड़ा, आयन समान होने चाहिए। अगर हमारे पास 2 प्लस है तो सामने 2 माइनस भी होना चाहिए। तो यहां पर 1 प्लस है तो 1 माइनस है, दोनों आपस में जुड़ गए तो सोडियम क्लोराइड बन गया, यौगिक तैयार है। लेकिन ये कब जुड़ेंगे आपस में, जब ये खुद स्टेबल हो जाएंगे। तो स्टेबल किस तरह से करेंगे, इस तरीके से। समझ में आया दोस्तों। अब हमें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर दिखाना हो तो किस तरीके से दिखा सकते हैं, तो देखिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। दोस्तों तो अभी हमने जो सीखा सिर्फ उसी का यूज करना है। तो दोस्तों सोडियम कैसा था, प्लस था, हाँ या ना। तो प्लस कब बनेगा वो बाद में अभी देखते हैं। तो सोडियम के पहले 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो 1 इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर दर्शा रहा हूं। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी लिख दो, ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर लिख दिया है, ठीक है। ये 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन की मैं बात करूं, क्लोरीन के पास 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7। तो यहां पर 7 के साथ दिखा दो, 2 4 6 और एक ये 7, ठीक है। अब इनकी प्रक्रिया मैं करवा रहा हूं। तो प्रक्रिया करने पर परिभाषा क्या थी, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है 12वीं कक्षा में, वो उसका दान करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने इसको क्या किया, क्लोरीन को दान कर दिया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन सामने की तरफ भेज दिया। और क्लोरीन को अष्टक कंप्लीट करने के लिए किसकी जरूरत थी, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। तो क्या होगा, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, दान कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, प्लस, Na+ बन गया। अब क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो क्लोरीन, ये देखिए इसकी अष्टक इलेक्ट्रॉन इस तरह से पूरे लिखते जा रहे हैं। ये 1 इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के पास आ चुका है, क्लोरीन ने उसे क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो क्लोरीन ग्रहण कर रहा है, इसलिए माइनस। देखिए Na+, Cl-, ये क्रॉस और ये डॉट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है।
क्या है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, दोनों अलग अलग दिखे इसलिए यहां पर डॉट का यूज किया गया है और यहां पर क्रॉस का यूज किया गया है, ठीक है, वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉन है। तो ये प्लस कैसे हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये माइनस कैसे हुआ, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया। देखो इलेक्ट्रॉन, ये जो डॉट था वो इसके पास आ चुका है तो ग्रहण कर लिया, तो Na प्लस और Cl माइनस, तो दोनों क्या बन गए दोस्तों, NaCl, जो कि हमने यौगिक बनाया हुआ था। क्लियर, समझ में आया। तो ये आयनिक यौगिक बना हुआ है NaCl, समझ में आया दोस्तों। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। इसी तरीके से MgCl2, किसका एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग अब, MgCl2 का। MgCl2 का एग्जांपल क्या है, यहां पर देखिए MgCl2, क्लियर। ये यौगिक बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मैग्नीशियम क्लोराइड। नाम क्या है इसका, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि Mg यानी मैग्नीशियम, Cl यानी क्लोरीन, जुड़ेगा तो पीछे लगाएंगे आइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब किस तरीके से इसकी अष्टक रचना होगी, मैग्नीशियम की पहले बात करेंगे। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया, 2 8 2, क्लियर, 2 8 2, बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। आसान क्या है, इसके आसपास में निष्क्रिय गैस कौन सी है, 10 नंबर वाली, ये 12 नंबर पे आता है। परमाणु क्रमांक यहाँ पर लिख देता हूँ आगे की तरफ, इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 12 है। तो Mg 2 8 2, 2 इलेक्ट्रॉन, क्या आसान है, 2 इलेक्ट्रॉन का दान करना, तो Mg क्या बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का दान जब भी कोई करता है तो क्या आता है उस पर, धन आयन, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन दूर कर रहा है, 2, इसलिए +2, जितने इलेक्ट्रॉन दूर करेगा उतने धन आयन यहाँ पे लगाने हैं। समझ में आया दोस्तों, 3 कर रहा है तो +3 लिखेंगे, 2 कर रहा है तो +2 लिखेंगे, समझ में आ गया। तो ये Mg+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसने दूर कर दिया, तो अब ये जो Mg+2 बना है इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना कितनी बची, 2 और 8, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो दूर, 2 8 10, नियॉन की तरह बन चुका है अब। क्लियर। दूसरा हम लोग इसके साथ क्या जोड़ रहे हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना है, 17, क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्लोरीन की 2 8 और 7, तो इसको अष्टक कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, सिर्फ और सिर्फ 1, क्योंकि तीसरी कक्षा में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम, 1 ही चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन को वो ग्रहण कर लेगा। क्लियर, 1 इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किया तो यहां पर क्या बन जाएगा, वो Cl माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो 2 8 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन अब इसके अंदर आ चुका है तो 7 से क्या बन गया, वो 8 बन गया है। क्लियर, तो ये हो गया Cl माइनस, ठीक है। अब यहां पर हम लोग देखें कि मैंने बताया था तत्व कब जुड़ते हैं, जब उनके आयन की संख्या क्या हो, समान हो। Mg+2 है और Cl-1 है, ये प्लस का 2 और ये माइनस का 1, दोनों समान है क्या, नहीं है। निष्क्रिय करना है तो इसको -2 करना पड़ेगा, तो -2 + 2 कैंसल, अर्थात कि मुझे Cl की संख्या कितनी लेनी पड़ेगी, 2 संख्याएं लेनी पड़ेंगी, 2 Cl चाहिए मुझे MgCl2 बनाने के लिए, इसलिए Cl के पास क्या लिखा जाता है, 2 लिखा जाता है, क्योंकि Cl की संख्या कितनी चाहिए हमें, 2 चाहिए, क्योंकि निष्क्रिय करना पड़ेगा। तो देखो Mg हमारे पास कितना है, +2 है, ठीक है, इसके साथ कितने Cl माइनस, 2 Cl माइनस जोड़ेंगे तब जाके ये बनेगा MgCl2। समझ में आया। इलेक्ट्रॉन से भी समझ लेते हैं इसे, तो इलेक्ट्रॉन से समझेंगे किस तरीके से, मेरे पास है मैग्नीशियम, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने, 2 इलेक्ट्रॉन है मैग्नीशियम के पास। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों को यहां पर लिख देता हूं मैं, ये 1 और ये 2, इसके पास बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 2 के 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर, कितने क्लोरीन की आवश्यकता है, 2, क्योंकि 1 Cl माइनस तो जुड़ेगा नहीं, क्योंकि इसके पास +2 है, तो 2 Cl चाहिए हमारे पास, तो मैं 2 Cl यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ये रहा और एक ये रहा। दोनों क्लोरीन के पास है तो क्लोरीन ही, बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसी तरह से इसके लिए 1 2 3 4 5 6 और 7। क्लियर, दोनों क्लोरीन हो चुके हैं। अब अभिक्रिया में क्या होगा, अभिक्रिया में करना क्या है कि ये जो मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास जाएगा, तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहा है, दान कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इस क्लोरीन को दे रहा है और एक इस क्लोरीन को दे रहा है, तो ये बनेगा क्या कि देखिए यहां पर देखते हैं, तो मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को दूर कर रहा है, इसलिए मैग्नीशियम कैसा, +2, कैसा, +2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। क्लोरीन यहां पर हमारे पास है
दोनों क्लोरीन, कितने, दोनों के दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो Cl माइनस, लेकिन कैसा, 2, कैसा हो जाएगा, -2, क्योंकि दोनों के दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो ये दोनों अब आपस में जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, MgCl2। समझ में आया दोस्तों। तो ये था हमारा आयनिक बंध क्या होता है, किस तरीके से बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अष्टक, बाह्यतम कक्षा, निष्क्रिय गैस, सबका सब टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो ये हमें पूरा का पूरा टॉपिक याद करना है, अच्छे से सीखना है, ये मोस्ट IMP है इस पूरे साइंस के चैप्टर में। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। ठीक है, चलो अब इतना कर लेना है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।